हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग कल की कक्षा में पढ़े थे कि जो राउल्ट्स लॉ का जो सॉल्यूशन था, राउल्ट्स लॉ का सॉल्यूशन था जो आइडियल था, नॉन आइडियल था, और उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिविएशन पढ़ लिए थे, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। तो इसके बाद हम लोग को अगला जो टॉपिक बनता है, ठीक है, वो बनता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसका मतलब समझ लीजिए, क्या रहा है, कह रहा है कि जो मिक्सचर होगा, यानी कि जो मिश्रण बनाने वाले हैं, वो मिश्रण जो होगा वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, स्थिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वो जो होगा, मतलब अगर हम किसी दो एलिमेंट को लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक तरह का एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे H2O है और हम H2O में हम डाल रहे हैं किसी दूसरे पदार्थ को, जैसे डाल दिए HCl को डाल दिए, तो HCl को डाल रहे हैं तो ये एक सॉल्यूशन बनेगा, या इसको बोल सकते हैं मिक्सचर बनेगा। तो जब ये सॉल्यूशन बना तो ये सॉल्यूशन जो है वो किस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, समझ रहे बात को। अब बात को समझिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी होता है, इसका जो होता है -85 डिग्री सी होता है, ठीक है। लेकिन हम जब इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये 100 डिग्री पर बॉयल करेगा और ये जो है -85 पर बॉयल करेगा, ऐसा इसमें फॉर्म नहीं होता है। इसके कुछ अनुपात में मिला देते हैं तो ये कुछ निश्चित पॉइंट पर बॉयल करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। समझ रहे बात को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जितना हम कंपाउंड, ये दो कंपाउंड मिलाएं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग दर्शाएगा, ऐसा बात इसमें नहीं होता है। ये दोनों को एक कंपोजिशन मिलाने पर, एक निश्चित अनुपात मिलाने पर एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये उबलेगा, मतलब ये फिक्स पॉइंट पर उबलने का काम चालू करेगा। तो हम आगे बात करेंगे इस पर। ये कहता क्या है कि आखिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या। ये इतना बात का आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या कहने वाले हैं। देखिए, हम क्या कहें कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिलाते हैं तो मिक्सचर बनेगा, बात तो तय है। तो ये जो मिक्सचर बना तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि बदल जाना चाहिए, इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, मिक्सचर कभी नहीं बोलते हैं। तो इसके कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जब इसके कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होगा और तब वो जो मिक्सचर है खास टेम्परेचर पर बॉयल करता है, उबलता है, ठीक है, तो हम उस मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ रहे बात को। तो इसको हम थोड़ा सा लिख दें, लिखें, वैसा मिक्सचर जो अपने कंपोजिशन में बिना परिवर्तन के कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है, उसे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, या इसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। देखिए, इसका एग्जांपल भी देंगे, लेकिन एग्जांपल देने से पहले आप लोगों को फिर से समझा दें कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ये कैसे फॉर्म होता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, देखिए बात को समझिए, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है,
कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, थोड़ा सा बात तो समझिए। लेकिन अगर वो नॉन आइडियल है तो आपको बताए थे कि उसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट जो है गड़बड़ होता है अगर वो राउल्स लॉ का पालन नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर इक्वल नहीं हो पाया या इंटरेक्शन ठीक ठाक काम नहीं किया तो वो काम करता है इस पर। लेकिन अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये जो है अगर कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है, लेकिन हो सकता है जो कंपोनेंट डाले हैं, जो कंपाउंड डाले हैं उसमें, उस कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से हो सकता है कि अधिक भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। तो इसके आधार पर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कई भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है? तो दो गो होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो अभी क्या कहें, हो सकता है कि वो मैक्सिमम हो जाए, हो सकता है कि मिनिमम हो जाए। मतलब हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी जाए, जो कंपोजिशन है उस पूरे कंपोजिशन से हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, या हो सकता है उसका पूरा कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे क्या हो जाए, घट भी जाए। तो इसलिए इसके आधार पर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। और इसमें पहला लिखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ रहे बात को? और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम, मिनिमम एजियोट्रॉपिक ट्रॉपिक मिक्सचर। एक होगा मैक्सिमम, एक होगा मिनिमम। अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक क्या है, मिनिमम एजियोट्रॉपिक क्या है। तो पहले हम इसको मिटा दें। चलिए, तो पहला हम बात करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम में क्या है, हम कहने वाले हैं कि अगर जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन से अगर बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो उससे हम बोलेंगे मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आखिर होता क्या ही है, इसके लिए थोड़ा सा लिख देने के बाद इसको समझा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है, कि आखिर मैक्सिमम क्यों हो गया। क्योंकि ये राउल्स लॉ के निगेटिव डिविएशन को दर्शाता है, और जो राउल्स लॉ का निगेटिव डिविएशन को दर्शाएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। इसका रीजन है कि उसमें अट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन को बताया था कि इंट्रैक्शन उसका इंक्रीज कर जाता है। तो इंट्रैक्शन जब इंक्रीज कर देगा, जो जब दो पार्टिकल्स को डालते हैं जो अलग अलग वेराइटीज के हैं, तो उसके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ता है, और इंट्रैक्शन बढ़ने से उसका क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको हमको अधिक से अधिक टेम्परेचर देकर उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। इसीलिए कहेगा मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ रहे बात को? देखिए, इसको पहले लिख दे, नहीं हुआ तो फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको लिखने के बाद, तो वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो अपने कंपोजिशन मत लीजिए, कंपोनेंट लिखिए, कंपोनेंट जो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, जो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर पर बॉयल करता है,
मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए हम क्या कहें, यह जो है यह RAOULT राउल्स लॉ के निगेटिव यह राउल्स लॉ के निगेटिव डिविएशन को प्रदर्शित करता है, या इसको लिख सकते हैं यह राउल्स निगेटिव डिविएशन को प्रदर्शित करता है। चलिए बात को समझिए, देखिए इसको कैसे, इसको हम क्यों ये नेगेटिव डिविएशन प्रदर्शित करने का इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल जो है जैसे अभी कहें कि H2O है और साथ में HCl था, ठीक है, तो ये H2O और HCl के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, यानी कि इसके बीच में जब हम डालते हैं दोनों के बीच में, जैसे H2O और H2O के बीच में, ठीक है, H2O यहाँ पर है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा उतना, ये वोलेटाइल है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। HCl के बीच में भी ये क्या है, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनता है, इस यहाँ पर डाइपोल निर्माण होता है और यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसमें H बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन जब हम दोनों के एक में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसमें जो होता है वो आयन आयन इंटरेक्शन होता है। तो उस टाइम में क्या होगा कि इंटरेक्शन इस टाइम में बढ़ जाएगा जब सॉल्यूशन बनेगा तब, यानी कि इन दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद इंटरेक्शन क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो हमको अगर H2O को वोलेटाइल कराना है तो H2O को यहाँ से उड़ाना है, ठीक है, तो H2O जो है इस सतह को छोड़ कर उड़ने वाला है, तो इसको थोड़ा सा गर्म करने पर ये उड़ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में H बॉन्ड है और H बॉन्ड होने के बाद उतना आयन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उससे थोड़ा सा कमजोर होता है, ये जल्दी से ना वोलेटाइल होगा। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो ये भी क्या होगा उसी टाइम ये क्या होगा, ये भी लो ही टेम्परेचर पर वोलेटाइल हो जाएगा। तो इसमें वेपर प्रेशर का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, जल्दी कम ही टेम्परेचर पर। लेकिन हम जब दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आयंस बनते हैं और आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा अधिक होता है। तो अब अधिक हो गया इंटरेक्शन, तो अब इसको गर्म करने पर, यानी कि HCl को अब गर्म करना हमको, HCl और H2O इन दोनों साथ में है, तो हमको इसको और तनिक गर्म करना और अधिक गर्म करना पड़ेगा ताकि ये वोलेटाइल होकर ये इसमें गैस फेज में है, ताकि इसके प्रेशर के बराबर हो, यानी कि वेपर प्रेशर के बराबर हो। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि अगर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है तो जो टेम्परेचर पर 1 atm के बराबर होगा वही टेम्परेचर क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हमको वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज कर गया, तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमको अधिक से अधिक टेम्परेचर को देना पड़ता है। इसलिए इसका क्या हुआ कि टेम्परेचर अधिक दिए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। समझ रहे बात को? तो याद किया, यह जो होता है राउल्स लॉ के नेगेटिव डिविएशन को दर्शाता है। कुछ इसका एग्जाम्पल है जैसे आप लोगों को बता दें। देखिए अभी क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 कि HCl और साथ में H2O। समझ रहे बात को? HCl और H2O इसका ये जो है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दर्शाता है। देखिए इसके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर है, इसके लिए HCl के लिए देखिए यहाँ पर लिख दे हैं BP बॉइलिंग पॉइंट इसका है, ठीक है। इसका कितना है -85 है, ऐसा कितना होता है 100 डिग्री C होता है। लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा तब बॉइलिंग पॉइंट, जब यहाँ पर मिक्सचर बना लेंगे तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए AMIXT मिक्सचर का जब बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आप लोग को बढ़कर कितना हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108।
देखिए तो इसका -85 है, इसका 100 है, उसका क्या हो जाएगा 108। तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जो होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है, या फिर मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को रखा है, ये कंडीशन है इसके लिए। दूसरा एग्जांपल आपको बता दें, देखिए दूसरा एग्जांपल है HCOOH, ठीक है, HC फॉर्मिक एसिड है ये, नहीं हो, और प्लस में क्या रखते हैं यहाँ पर H2O। चलिए फॉर्मिक एसिड और इसके लिए H2O, इसका हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 100.8 कर दीजिए, ठीक है, 100.8 इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो हमारे पास है वो तो है 100, ठीक है। जब इसको हम करते हैं तो 107.8 हो जाता है। तो ये हमारे पास है। तो जितना हम आप लोगों को निगेटिव डिविएशन में एग्जाम्पल दिए हैं सब इसका एग्जाम्पल होगा, समझ रहे हैं बात को। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला है मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बस वही बात है, कुछ करना नहीं आपको। इसमें क्या करना है, ये जो है अपने से कम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, क्या होगा, कम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। वही बात रहेगा, यहाँ पर लिख दें हम दूसरा नंबर में मिनिमम, सेम प्रोसेस है, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बस यहाँ पर क्या करना है, हमको कम कर देना है, समझ रहे बात को। अगर हम कहें कि वो मिक्सचर जो अपने कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो कंपोनेंट है उसका, उस कंपोनेंट के जितना बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे कम टेम्परेचर पर बॉयल करता है तो हम उसे बोलेंगे मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, समझ रहे बात को। और ये जो है कौन सा दर्शाएगा, ये जो दर्शाएगा पॉजिटिव डिविएशन को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, पॉजिटिव डिविएशन, समझ रहे बात को। ये जो है पॉजिटिव डिविएशन को दर्शाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन देखिए तो ये ऐसा ग्राफ था, पॉजिटिव डिविएशन के लिए ग्राफ इस तरह से खींचे थे, डॉट 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 ऐसे, मतलब जो रियल वेपर प्रेशर होना ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर जब बढ़ेगा मतलब वो कम टेम्परेचर पर ही वो अधिक से अधिक वेपर को बना दिया, तो वेपर को बना दिया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मतलब वो जल्दी जल्दी क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, मतलब जल्दी से जल्दी टेम्परेचर पर ही वो उबलने लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है हम वो डिपेंड करता है वो वेपर प्रेशर पर, कितना वेपर प्रेशर एक एटीएम का कितना जल्दी एक एटीएम के बराबर हो जाता है। अगर जो एक एटीएम के जल्दी बराबर होता है तो वो जल्दी बहुत जल्दी ही क्या होगा, उबलने लगेगा। अगर वो टेम्परेचर अगर बहुत हाई है, इसका मतलब उसका वेपराइजेशन कम हो रहा है, कम से कम वेपराइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब उसको और ज़्यादा देर तक गर्म करो ताकि वो उबले। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल जो होगा, जितना पॉजिटिव डिविएशन में दिए थे वो सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको हम मिटा दें, ये एग्जाम्पल ये नहीं रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2OH, ये चलिए एथेनॉल है, ठीक है, और प्लस में क्या हमारे पास है, H2O है। एथेनॉल और H2O, इसके लिए हमारे पास होता है 78 डिग्री C, वही वाला बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो हमारे पास होता है 100 डिग्री C। लेकिन जब मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर के लिए हम बात करेंगे तो मिक्सचर के लिए हमारे पास क्या होगा, 100 डिग्री से भी कम हो जाता है, मतलब हमारे पास जो होगा वो 78.17, यहाँ पर सॉरी 78 यहाँ पर 8 कर दीजिए, देखिए तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये 78.8 है, यहाँ पर क्या है, ये 100 डिग्री C है। लेकिन जब हम इसको मिक्सचर बनाए तो दोनों मिक्सचर के दोनों मिक्सचर बनाए तो दोनों कंपोनेंट है इस कंपोनेंट से कम, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ऐसे बैठा देते हैं 80 हो जाता है लगभग, और ये 17 ही है। तो ये इस तरह से हमारे पास बात करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे स्थित पर, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है दोनों में मजबूत होता है, लेकिन जब हम दोनों का ऐड करते हैं तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है थोड़ा वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण ये इसका ये जो है बहुत ही जल्दी क्या होता है,
वेपर फेज में चला जाता है। जब वेपर फेज में चला जाता है तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। समझ रहे होंगे बात को। जैसे अगला हमारे पास है C2H5OH और साथ में हमारे पास है C6H6। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी कितना है, 78.8 है। इसका हमारे पास बात करेंगे तो 80.1 है। लेकिन जब ये बॉइलिंग पॉइंट बनेगा तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 67.9, इस तरह से। तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसको याद, ये जितना भी पॉजिटिव डिविएशन में दर्शाने वाला है, जितना भी पॉजिटिव डिविएशन को दर्शाएगा एग्जाम्पल, वो सभी के सभी वो मिनिमम एजेट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। समझ रहे बात को। तो ये हमारे पास था ये एजेट्रोपिक के लिए। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। अगला हम बनाएंगे, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अब याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके ये हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। अभी पीछे जितना बड़े ये सॉल्यूशन चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये बोर्ड के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसका नाम होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है क्या, पहले बात को समझ लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन का एक खास प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये, जो डिपेंड करता है कि उसमें सॉलिड की कितना संख्या है और सॉल्वेंट की कितना संख्या है। जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट की संख्या कितना है, न कि नेचर कैसा है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पर, नहीं कि नेचर ऑफ, ये नेचर पर कभी डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे बात को। ये जो है डिपेंड करता है किस पर, केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, कि जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। समझ रहे बात को। तो और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, इलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आज एक एक करके देखें, समझेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम पहले आज हम एक ही आप लोग को पढ़ाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसके बाद पहला जो उसका फॉर्म है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, तो हम इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद पीछे अगले क्लास में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको हम डिफाइन कर दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, क्योंकि क्वेश्चन आता है आप लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ऐसे जनरल अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं तो उस टाइम में ये डिफिनेशन नहीं आता, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स हल करने होते हैं। आपको इस पर न्यूमेरिकल भी हल करवाएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो पीछे जितना भी पढ़े हम लोग कंसंट्रेशन संबंधित या रॉल्स लॉ से संबंधित या हेनरी से संबंधित, उस पर क्वेश्चन जो आप लोग को हो सके तो कीजिएगा, जिसके पास एनसीईआरटी का बुक है। और नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कहिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, या कोई भी अगर जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमको हम मेरे पास भेज दिए, उसको हम उसको सोल्यूशन करके आप लोगों को दे देंगे। समझ रहे बात को। लेकिन यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए अभी हम क्या कहें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करता है किस पर, सॉलिड की संख्या पर या सॉल्वेंट की संख्या पर। समझ रहे बात को। तो लिखेंगे सॉल्यूशन का वह फिजिकल प्रॉपर्टीज, वह फिजिकल प्रॉपर्टीज, वह फिजिकल प्रॉपर्टीज जो
केवल सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिखिए, पार्टिकल्स के संख्या पर निर्भर करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? अभी आपको बताएं कि ये जैसे इसका एग्जांपल से आप लोग मैंने इसका जो प्रॉपर्टी है इसका कितने प्रकार का होता है उस पर ये क्लियर हो जाएगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये जो है पहला नंबर है, क्योंकि हर एक चीज़ को क्लियर करने के लिए कुछ इस पर एग्जाम्पल जरूरी होता है, तो पहले हम इसको लिख दें कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आप लोग को एक एक करके समझाएंगे तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई खास नहीं है कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3-4 टर्म है, मतलब ये उस पर वो सभी को मिलाकर हम उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर रखते हैं, समझ रहे? इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला हमारे पास है, ठीक है, पहला है देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ रहे बात को? दूसरा हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारे पास है डिप्रेशन वो है ये इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा हमारे पास है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, बस यही हमारे पास 4 है, ठीक है। हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 है और हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन आज हम लोग को केवल एक ही समझना है कि ये जो है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या, ठीक है। क्योंकि पीछे हम आप लोग को वेपर प्रेशर पढ़ा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसको समझने में उतना तकलीफ नहीं होगा। समझ रहे बात को? ये सभी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, समझ रहे बात को? ये सभी को बोलते हैं, नहीं कि ये क्योंकि ये फिजिकल है, सभी के सभी अपना अपना गुण होता है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सभी के सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इन सभी को ही मिलाकर हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सभी डिपेंड करते हैं संख्या पर, सॉलिड की संख्या कितना है या सॉल्वेंट की संख्या कितना है। इसका कॉमन एग्जाम्पल आपको अगले हर एक लेक्चर में एक एक करके मिलेगा, क्योंकि आप लोग देखे हैं हम लोग देहात से हैं, तो अगर चावल बनाते वक्त अगर आप पानी को पहले बॉयल करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चावल को डाल देते हैं, थोड़ा बहुत भी चावल को डाल देते हैं, तो वो उबलना बंद हो जाता है। तो ये बात है ये सब, तो इससे उबलना बंद हो जाता है तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाना, ये सारे फॉर्म है। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका क्योंकि उसमें संख्या गड़बड़ हो गया, हम जितना पहले था उससे संख्या बढ़ गया या फिर उसमें से कुछ संख्या निकल गया। तो ये सभी जो है फैक्टर जो है उस पर काम करता है। ये नहीं कि नेचर कैसा है, उसमें बालू डालिए या फिर चावल डालिए, बात एक ही जैसा होता है। चलिए इसको हम मिटा दें और पहला पे हम बात करेंगे, ठीक है।
देखिए पहला था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले आपको इसको बता दें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और उसके बाद इसका डिराइवेशन देख लेंगे, इसका डिराइवेशन कैसे होता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन पूछ देगा तो वो डिराइवेशन से नहीं आएगा, इसलिए आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पहले बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कंपोनेंट है, प्योर है, जिसे मान लीजिए हम पानी जल लिए हैं, तो जल के लिए मान लीजिए कि उसका वेपर प्रेशर, इसको हम लिखते हैं P0 लिख दिए। जल के लिए क्या लिखा है, जल मान रहे हैं कि जल का जो हमारे पास है वेपर प्रेशर क्या है, वो P0 है। और इसमें हम कुछ डालते हैं, क्या डाल दिए, मतलब चीनी डाल दी या फिर कुछ भी समथिंग सोल्ट डाल दिए जो नॉन वोलेटाइल हो। क्या है, नॉन वोलेटाइल हो, समझ रहे बात को, जो नॉन वोलेटाइल हो तो उसमें हम कुछ डालते हैं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको मान लेते हैं P मान लेते हैं। ठीक है, तो प्योर स्थिति में जिसका वेपर प्रेशर होगा और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो थोड़ा सा देखिए, तो इसको हम कहते हैं P0S, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए इसको घटाना पड़ता है। और उसके बाद फिर से P0 यहाँ पर लिखे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये आप लोग को जनरली इसे समझा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर से समझाएंगे इसको। जब इसको हम यहाँ पर लिखने के बाद देखिए डिराइवेशन में इसको समझ में आएगा आप लोग को। देखिए ये जो हमारे पास है इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आया कहाँ से, ठीक है, ये कहाँ से आता है, इसको चेंज बोलते हैं, इसको चेंज इन वेपर प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये चेंज कैसे हो रहा है, थोड़ा इधर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर हम एक बर्तन बना रहे हैं और इस बर्तन में देखिए ये वाला भाग जो है, समझ रहे बात को, ये प्योर जल है, एक H2O का पार्टिकल्स है, ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये H2O 1 2 3 4 5 6, ये अगर सतह मान लेते हैं इसको, ठीक है, लिक्विड का क्या है, ये सतह है, तो इस सतह पर 6 पार्टिकल्स है H2O को, ये प्योर स्थिति में है, इसमें क्या है, प्योर H2O है, मतलब जल है। लेकिन हम क्या किए, फिर इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, किसी ठोस पदार्थ को डाल देते हैं, जैसे बालू डाल दिए, चीनी डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, ऐसे पदार्थ को इसमें हम डाल दिए। तो डालने के बाद अब देखिए ये जल है, 2 3 4 5 6 गो था इसमें, हम बना दिए 6 गो। लेकिन हम जब जल इसमें कुछ डालते हैं, चीनी डाल दिए या नमक डाल दिए, तो ये नमक के भी कण मौजूद हो जाएगा इस पर। मान लीजिए ये नमक के कण है, जो ऐसे रंगीन नहीं है, वो सोच लीजिए क्या है, वो जल है, जो रंगीन बना दिए वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास वो नमक। चलिए देखिए अब यहाँ से अगर बात को समझिए थोड़ा, जब यहाँ से हम इसको गर्म कर रहे थे तो ये वोलेटाइल है, तो ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएगा यहाँ से। मतलब ये जो है इस कंटेनर में यहाँ पर चला आएगा इस सतह को छोड़कर, लेकिन इसमें 6 गो छोड़ रहा है इस सतह को, इसमें क्या गो छोड़ेगा, इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 गो छोड़ रहा है, क्योंकि 2 गो तो सतह को घेर लिया, कौन सा, वो नॉन वोलेटाइल, जो वोलेटाइल नहीं है, जो वाष्पित होने ही नहीं वाला है, मैंने उसको गर्म करते रहो वाष्पित अभी नहीं होगा, ये पहले हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर 4 पार्टिकल्स आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 6 पार्टिकल्स। तो ये 6 पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे देन रिस्पेक्ट टू 4 पार्टिकल्स। समझ रहे बात को। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसका वेपर प्रेशर जो होगा, इसके वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, हमारे पास अधिक रहेगा। इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ये प्योर स्थिति में है।
समझ रहे बात को? तो इसीलिए कहें कि प्योर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो पी नॉट माने हैं, लेकिन जब हम इसमें सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो जितना कम हुआ उसी को बोलते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी। और डेल्टा पी कितना हो जाएगा? तो पी नॉट माइनस पी एस। अगर इसके लिए हम पी एस माने हैं, इसके लिए क्या माने हैं? पी नॉट माने हैं। तो समझ बात को? तो चेंज इन वेपर प्रेशर अब बाया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ रहे हैं बात को? मतलब इसके सापेक्ष में प्योर जो सॉल्वेंट है उसके सापेक्ष में कितना परिवर्तन हुआ उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा बात को, और इसी बात को हम लोग डिफाइन करेंगे और ये कैसे होता है इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लिख दें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर, ऐसे मत लिखिए इसको या में भी लिख लीजिए, या में क्या लिख लीजिए, इसको या में और लिख लीजिए, इसको या, इसको हम बोल सकते हैं केस ऑफ नॉन वोलाटाइल solute and volatile solvent। ठीक है, यानी कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग रखते हैं। और ये राउल्स लॉ के अनुसार, ये राउल्स लॉ का मैंने दूसरा केस है। देखिए राउल्स लॉ का पहला केस में हम आपको पहले राउल्स लॉ पढ़ाए थे, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या था? वोलाटाइल था। ये राउल्स लॉ के लिए दूसरा जो स्पेशल केस है जिसमें क्या है, ये एक वोलाटाइल है और दूसरा क्या है? नॉन वोलाटाइल है। राउल्स लॉ, ठीक है, इसको पहले मिटा दें, ये समझ में आया होगा। इसको मिटा दे रहे हैं ताकि इसको हम लिख सकें। आप देखिए, सबसे पहले बात को समझिए, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में घोला जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। यह घटना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर कहलाता है। समझ रहे बात को? देखिए
अब इसके बाद लिख रहे हैं, जैसे देखिए यदि हम कहें माना, ठीक है, मान लिया जाए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर अगर हम इसको मान लेते हैं बराबर पी नॉट मान लिए, और सॉल्यूशन के लिए मान लिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है उसको मान लेते हैं पी एस, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर, इसको लिख देते हैं डेल्टा पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस। समझ रहे हैं बात को? तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी एक फार्मूला होगा, इस फार्मूला को लिखिएगा। अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्या है, थोड़ा सा इसमें देखिए, इसको मिटा दें हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिए बस इसके नीचे ही इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का अनुपात रिलेटिव लोअरिंग इन, यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। समझ रहे बात को? देखिए अब ये क्या कहें, रिलेटिव, देखिए इसको हम शॉर्ट में लिख दें आर एल वी पी। समझ रहे बात को? आर एल वी पी बराबर का लिख सकते हैं इसको। देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पर है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मान कितना है हमारे पास, तो पी नॉट माइनस पी एस, अब बाटा में सॉल्वेंट के लिए कितना था, तो पी नॉट था। यही हमारे पास क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। समझ रहे हैं बात को? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका डिराइवेशन देख लें कि ये वास्तविक में ये आता कैसे है, ये कहाँ से आखिर आया। ये तो हम फार्मूला लिख दिए, ठीक है, इस फार्मूला को कैसे ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिराइवेशन देखें, इसको मिटा दें हम। चलिए थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए इसका डिराइवेशन देखते हैं। डिराइवेशन ऑफ आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में बात करते हैं। इसका डिराइवेशन देखेंगे, इसका डिराइवेशन क्या है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, मान लेते हैं हम, माना, ठीक है, माना क्या है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये है, और समझ बात को, माना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, ए है, और वोलाटाइल सॉल्वेंट क्या है, बी है, ठीक है।
मान लिए ए जो है उसका ये जो है हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, और बी जो है वोलेटाइल क्या है, सॉल्वेंट है, उसको मान लिया गया है। अब इस पर हम बात करेंगे कि तो राउल्स लॉ हम जानते हैं, अगर सॉल्यूशन बनाने हैं तो राउल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, राउल्स लॉ कहता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा यानी कि पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो कितना के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ रहे बात को, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। अब बात को समझिए, लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, ये जो है ये जो है सॉल्यूट जो है उसका मन है नॉन वोलेटाइल है, वो वोलेटाइल नहीं है, मतलब वो जो है वाष्पित नहीं होगा, तो वाष्प बनबे नहीं करेगा, तो भाइपर बन ही नहीं रहा है, तो उसका प्रेशर कहाँ से आएगा, इसलिए यहाँ पर पी नॉट ए जो है क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि क्या है, ए नॉन वोलेटाइल है। समझ रहे बात को, देखिए तो यहाँ पर हम लिखे पीएस बराबर इसके टर्म को रखेंगे 0, तो ये भाग का हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। समझ रहे बात को, क्या हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। अब बात को समझिए, फिर देखेंगे पी एस बराबर, हम आपको बोले थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसके जगह पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, फिर से पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी पी नॉट बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ए, यहाँ पर क्या हम लिखे पी एस लिखे। अब आगे बात करेंगे फिर से, देखिए तो पी एस, ये देखिए ये वाला हम इसको इधर ले आते हैं, ये वाला मान इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी नॉट बी एक्स ए बराबर ये वाला जो कहते हैं पी नॉट बी, और ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी एस। समझ रहे बात को, तो एक्स यहाँ पर देखिए, अब इधर थोड़ा देखिए, तो एक्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स ए बराबर इसको ये बाटा में लिख देंगे, पी नॉट बी माइनस पी एस बटा पी नॉट बी, ये इक्वेशन है। बी क्या मान है, देखिए बी जो मान है सॉल्वेंट मान है, क्या मान है, सॉल्वेंट मान है। तो अगर हम यहाँ पर इसको क्या रिप्लेस कर दें, इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं पी नॉट बी बराबर, अगर हम केवल पी नॉट माने, क्योंकि ये इसको मान लेते हैं क्या, ये सॉल्वेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं देखिए ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, समझ रहे बात को, सॉल्यूट का क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। चलिए ये है, अर्थात इसको समीकरण हम क्या करते हैं, चलिए समीकरण 1 बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण 1 है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसको मिटाएं हम पहले, देखिए आप लोग समझ में आएगा ये बात। देखिए अर्थात कहने का मतलब है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। क्या होता है, सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर। रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसको मिटा के इस बात को लिख लेते हैं, नोट किया जाए। चलिए ये इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ये बात
लिखिए नोट में, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर ला देते हैं तो देखिए तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन, इसको हम लिख सकते हैं x सॉल्यूट है और यहाँ पर इंटू में पी नॉट लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। किसी को दिक्कत हो तो कहिएगा आप, ठीक है। चलिए अब इसको हम आगे बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए इसको मिटा दें। हमारे पास जो समीकरण था वो पहला था कि P इक्वेशन 1, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, या इक्वेशन 1 से लिखिए, यहाँ पर इसको लिख लिए पहले P नॉट माइनस पी एस बटा P नॉट बराबर x, ठीक है। x क्या था, x सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। चलिए तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसको जो कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट के लिए, बटा छोटा n लिख रहे हैं, देखिए छोटा n जो है वो लिख रहे हैं सॉल्यूट के लिए और बड़ा n जो लिख रहे हैं उसको किसके लिए लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो ये है छोटा n सॉल्यूट के लिए, ये जो है सॉल्यूट के लिए, ये क्या है सॉल्वेंट के लिए। तो ये मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल जिसका निकालना है उसका ऊपर रखते हैं और पूरे कंपोनेंट का मोल बाया में लिखते हैं। चलिए बात को समझें। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा देखिए, इसको पलट देते हैं, क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो पलटने के बाद क्या होगा, या इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग कर दीजिए। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटा में, सॉरी पी एस बटा में पी नॉट बराबर n प्लस बड़ा है। देखिए ये एक हो जाएगा 1 माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर n प्लस n। अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये वाला इधर लाते हैं, ये वाला टर्म इधर ले जाते हैं, तो 1 देखिए हो जाएगा माइनस n बटा में n माइनस n बराबर पी एस बटा में पी नॉट। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ पर बटा में है तो लस निकालेंगे तो n माइनस n बटा n माइनस n। समझ रहे बात को, देखिए तो ये वाला क्या होगा, कट गया, ये वाला ये लगा हो गया, कट गया। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, देख ले, चेक कर ले कहाँ का गड़बड़ हो गया हमसे। 1 मिनट। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है, सॉरी, हाँ ठीक है समझ गए। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ है हमसे, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस रहेगा, ये वाला इधर है तो यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी यही गड़बड़ हो गया था। देखिए तो हम इसको ले एन, ठीक है, प्लस n
ये माइनस एन बटा में एन प्लस एन बराबर पी एस बटा में पी नॉट। ये वाला क्या होगा, कट गया, तो एन बटा में एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एस बटा में पी नॉट। समझ रहे बात को? देखिए तो ये क्या है हमारे पास, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पी एस बराबर पी नॉट, ठीक है, इंटू एन बटा में एन प्लस एन। ये क्या है, ये वाला जो है वो सॉल्वेंट का क्या है, ये जो है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। किसका है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एस प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन का हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये बात, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो ये हम इसको समीकरण का बना दें, 2 बना दे रहे हैं, समीकरण का बना दें 2 बना दे। चलिए अब आगे बात को समझते हैं इधर, थोड़ा देखिए, ये जो है, ये जो पहला हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये इक्वेशन जो है उतना जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उतना बेहतरीन नहीं है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल हल करने पर गलत आ जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रिन्यू कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सुधार करते हैं इसमें। और इसके सुधार कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखिए, हम इसको ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं पाएगा, इस पर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उतना करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है ये इक्वेशन। ये वाला जो इक्वेशन 1 था जो आप लोगों को बताए थे, ये पहले लिखे थे, ये इक्वेशन 1 है, और जिसको हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखे थे, ठीक है, यहीं पर हम कर सकते हैं, इसको पहले मिटा दे उसके बाद देखिए थोड़ा सा जो इक्वेशन था हम लोग को, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन था पी नॉट माइनस पी एस मतलब पी नॉट, ठीक है, बराबर हम क्या कहे थे, वो लिखे थे एन प्लस एन, ऐसे लिखे थे, ठीक है। देखो पी नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोल्यूट जो होता है ये बहुत ही कम होता है, डाइल्यूट के लिए बहुत ही एन का मान क्या होता है, छोटा होता है, तो इसलिए एन लेस देन क्या देखते हैं एन, तो इस रिस्पेक्ट में छुप जाता है, तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एन बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा एन। समझ रहे बात को? तो ये हमारे पास ये भी एक इक्वेशन बनता है, इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 3 बनाते हैं, और यहीं से हम लोग को अगर मोलिकुलर वेट की गणना करना होता है तो हम लोग उसमें मोलिकुलर वेट की भी गणना करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है उतना मैंने बेहतरीन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस एन का मान क्या होता है, इग्नोर हो जाता है, छूट जाता है, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम इसमें करेक्शन करते हैं, सुधार करते हैं, इसमें सुधार करते हैं कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही बात करते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है इस पर हम क्या करते हैं, मान को थोड़ा ठीक से रखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये एन, देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, देखिए पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट बराबर एन प्लस एन है। समझ रहे बात को? इसको हम पलट दे रहे हैं, इसको क्या करना है, पलट देना है। तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए तो पी नॉट, देखिए पी नॉट माइनस पी एस बराबर, देखिए एन प्लस एन बटा में एन हो जाएगा, छोटा वाला एन लिख के इसको अलग अलग हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नॉट बटा पी नॉट माइनस पी एस बराबर, ठीक है, एन बटा में एन प्लस एन बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास एन, ये कट जाएगा, तो एक बार में कटा, तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर 1 प्लस एन बटा में एन, ऐसे आएगा। इसको हम इधर कहते हैं कि ये वाला इधर आ गया, तो पी नॉट बटा
पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा n बटा में n। इसको हम लिखते हैं तो पी नॉट, देखिए ये जो हम कहते हैं ये वाला माइनस के रूप में यहाँ पर आएगा तो पी नॉट ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा पी एस, ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा n बटा में n। ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पी एस बटा में पी नॉट पी एस बराबर n बटा में n। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं फिर से पलट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर क्या लिखेंगे n बटा में n। ये समीकरण जो है ये सभी सॉल्यूशन के लिए अप्लाइड है और ये जो समीकरण जो है यह वेरी डाइल्यूट के लिए है और ये जो है ऑल कंसंट्रेशन पर काम करेगा। यह जो है यह ऑल कंसंट्रेशन लिखते हैं ऑल कंसंट्रेशन के लिए है। समझ रहे बात को? ये जो है सभी कंसंट्रेशन के लिए है और ये जो है डाइल्यूट के लिए है। अब यहाँ पर आप लोग को अगर कहेगा कि मोलिकुलर वेट की गणना करें, मोलिकुलर मास की गणना करें किसी सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पर हम मान को पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख देते हैं पी नॉट माइनस, अगर हमको आ गया कि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर हमारे पास ये आ गया ठीक है तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम मान रख देंगे तो पी नॉट पी एस बटा में पी एस बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए छोटा w सॉल्यूट के लिए है और ये m सॉल्यूट के लिए, बड़ा W जो लिखें वो सॉल्वेंट के लिए है और बड़ा M किसके लिए है सॉल्वेंट के लिए है। समझ रहे बात को? तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर इसको करेंगे तो W बटा में M इंटू बड़ा M बटा में W, ये हमारे पास बन जाएगा। ये सभी कंसंट्रेशन के लिए है, याद रखिएगा ये किसके लिए है सभी कंसंट्रेशन के लिए है। अगर यहीं पर हमको डाइल्यूट के लिए निकालना होगा तो यहाँ पर हम इसको यही मान को ऐसे भी कर सकेंगे यहाँ पे तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर छोटा W बटा यहाँ पर है इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ क्या यहाँ पे लिखे थे मोलिकुलर या मोलिकुलर लिखिए ना मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर ये वैसी तरह से लिखे बड़ा W यहाँ पे फिर बड़ा M तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं छोटा W छोटा M इंटू बड़ा W बड़ा A। समझ रहे बात को? अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा वेयर क्या क्या कहाँ है, इसको मिटा दें हम। देखिए ये वाला इक्वेशन ये डाइल्यूट के लिए लिख रहे हैं, ये सभी के लिए। तो यथासंभव कोशिश कीजिएगा कि ये वाला इक्वेशन लगाइएगा आप लोग, ठीक है? ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा आप लोग को, ठीक है? क्योंकि ये सभी कंसंट्रेशन पर पालन नहीं करता है, ये डाइल्यूट के लिए है, ये सभी कंसंट्रेशन के लिए है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा मैंने करेक्ट आंसर देता है। वेयर लिख लीजिए कौन कौन क्या क्या है। वेयर जो हमारे पास है देखिए वेयर लिखिए वहीं पर नीचे लिखिए वेयर पी नॉट जो है वो क्या है वो वेपर प्रेशर ऑफ क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है? और जो हमारे पास पी एस है वो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और ये जो हमारे पास है वो W क्या है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है और बड़ा W जो है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है और जो छोटा वाला M है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है
और जो बड़ा वाला m है वो मोलर मास क्या है, ऑफ सॉल्वेंट है। ये हमारे पास है, समझ रहे बात को। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके कल देखेंगे, कल आप लोग को कंपेयर कर देंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, तो हम लोग कल कंपेयर करेंगे इसको, कि कंपेयर करके दिखाएंगे कि आप लोगों को ये सही कैसे है, कि हम इसको लगाते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो दोनों के बीच में कितना कर्म में एरर आ रहा है। समझ रहे बात को। आज के लिए इतना ही, कल लेकिन हाँ कल हम इसको पक्का देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग को समझा दिए कि ये सभी कंसंट्रेशन के लिए है और ये जो है केवल डाइल्यूट के लिए है। समझ रहे बात को। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।